हादसे से बाल बाल बचा छोटा विमान। ये देखिए तस्वीर। उड़ान के दौरान इंजन में आई खराबी और पायलट ने सफलतापूर्वक लैंडिंग भी करवाई। सेस्ना 210 विमान में पायलट के साथ एक और यात्री बैठा हुआ था और जिस वक्त ये विमान उड़ान भर रहा था तभी इसकी पावर चली गई और इंजन बंद हो गया। पास में ही एक एयरपोर्ट था। इंजन बंद होने के बाद इस विमान के गिरने की आशंका भी बढ़ गई और विमान अचानक नीचे उड़ान भरने लगा। हालांकि कई बार तो ये लगा कि विमान अब पेड़ या फिर मकान से टकरा जाएगा, लेकिन पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और ग्लाइडर बन गए। विमान को सही दिशा में मोड़ दिया। पायलट विमान को ऊंचे मकानों से बचाते हुए रनवे तक लाने में भी सफल रहा और बिना किसी नुकसान के सही सलामत लैंड करवाया। इस सेस्ना विमान का जो पायलट चला रहा था उसको 29 साल का अनुभव था। इंजन के बंद होने के बाद पायलट ने अपने अनुभव का अच्छा इस्तेमाल किया और बिना दबाव में आए खुद के साथ साथ लोगों की भी जान बचाई। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं और लोग पायलट की जोरदार तारीफ भी कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के रियासी की तस्वीर, जहां पर चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ने पर सलाल बांध का गेट खोल दिया गया है और अरबों लीटर पानी जब एक साथ बांध से नीचे गिरा तो ये नजारा देखने को मिला। पानी पूरे वेग से नीचे गिरा। कई मीटर तक पानी की फुहारें उठती नजर आई। हालांकि इन तस्वीरों को जिसने भी देखा चौंक गया, लेकिन अब आपको बता दें कि सही समय पर फैसला लेते हुए ही जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ने पर सलाल बांध के गेट को खोलने का फैसला लिया गया। और आर्मेनिया में दशक की सबसे भीषण बाढ़। आपको बता दें उत्तर पूर्व इलाके में बाढ़ से 4 लोगों की मौत की खबर है। ताबुश शहर सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। लॉरी भी सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। जॉर्जिया को जोड़ने वाली रेल लाइन भी इस वजह से टूट गई है। आर्मेनिया में ये दशक की सबसे भीषण बाढ़ है और बाढ़ की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। ज्यादातर इलाके प्रभावित हैं। यहां तक कि जॉर्जिया को जोड़ने वाली रेल लाइन भी टूट गई है। और एमपी के सागर में पुलिस एसयूवी से हादसे को लेकर एक बड़ी खबर, जहां बिना ड्राइवर की एसयूवी सड़क पर दौड़ रही थी और सड़क पर सफाई कर रहा कर्मचारी इसकी चपेट में आ गया। सफाई कर्मचारी चोटिल हुआ। 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल ये स्कॉर्पियो कार सड़क किनारे ढलान पर खड़ी थी और ड्राइवर गाड़ी खड़ी करते समय हैंड ब्रेक लगाना भूल गया, जिससे कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई और कुछ देर बाद स्पीड पकड़ ली। सड़क पर एक सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहा था। एसयूवी उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ गई और हादसे में सफाई कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया। बाद में सफाई कर्मचारी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एक्सीडेंट के बाद दोनों थाना प्रभारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि जिसने भी ये तस्वीरें देखी हैरान रह गया। और इस बीच ये देखिए किस तरीके से ये सीसीटीवी के जरिए हादसे की तस्वीर सामने आई है, क्योंकि सफाई कर्मी सड़क पर काम कर रहा था और पीछे से आ रही एसयूवी की चपेट में वो आ गया। हालांकि दूसरा सफाई कर्मी जल्द मौके पर पहुंचते हुए उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सड़क पर आगे घसीटते हुए गाड़ी बढ़ती रही। ढलान पर ये गाड़ी आगे बढ़ती रही और क्योंकि इसमें हैंड ब्रेक नहीं लगी थी, इस वजह से ये हादसा हुआ। और अब युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर, जहां बता दें इजरायल किसी भी समय लेबनान पर हमला कर सकता है और लेबनान से इजरायल को लगातार डर भी बना हुआ है। लेबनानी सरकार में आतंकी गुट हिजबुल्लाह हावी है। एक तरीके से हिजबुल्लाह लेबनान को चला रहा है और हिजबुल्लाह पिछले 6 महीनों से इजरायल पर हमले कर रहा है, उसे नुकसान पहुंचाने में जुटा हुआ है। अब नेतन्याहू ने फाइनल फैसला ले लिया है। नेतन्याहू अब 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ने की नीति के तहत ही लेबनान के खिलाफ भी युद्ध का ऐलान कर सकते हैं।
लेबनान से युद्ध का ऐलान कर सकता है इजराइल। यही है इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर, जहां इजराइल की 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ने की तैयारी और इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह भी हावी है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान पर हमला और यरूशलेम पोस्ट के हवाले से आ रही इस बड़ी खबर पर और इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले जानिए किस तरीके से हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान पर फैसले को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। और इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह हावी भी नजर आ रहा है, यानी साफ हो चुका है कि इजराइल की अब 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ने की ये तैयारी है और अब लेबनान से युद्ध को लेकर भी इजराइल की तरफ से किया जा सकता है बड़ा ऐलान। और अब डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने कि आखिर कैसे इजराइल लेबनान के खिलाफ जंग की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि बड़े इनपुट इस आधार पर, जहां देखिए पहले और दूसरे फ्रंट को लेकर ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए पहला फ्रंट है गाजा और दूसरा फ्रंट है लेबनान। अब लेबनान को देखते हुए जिस तरीके से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, सवाल यह है कि आखिर लेबनान के खिलाफ कैसी तैयारी की गई है। तो लेबनानी सीमा पर आईडीएफ सैनिकों की भारी तैनाती को लेकर इनपुट है और भारी भरकम युद्धक हथियार भी सीमा पर अब लाए जा रहे हैं। हालांकि आईडीएफ के जवान युद्धाभ्यास भी लगातार कर रहे हैं और युद्ध हुआ तो लेबनान की सीमा में आईडीएफ शामिल हो जाएगी। लेकिन अब ऐसे हालात में लेबनान के खिलाफ जारी तैयारी को लेकर भी मेरे सहयोगी मनीष झा से करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह का इजराइल को लेकर यह सबसे बड़ा फैसला, जहां 50 रॉकेट से इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला और दर्जनों रॉकेट निशाने पर लगे हैं। आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने आयरन डोम के फेल होने का भी अब दावा किया है। तो बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने अब एक बड़े हमले को अंजाम दिया है और यह हमला हुआ है इजराइल पर। और अब 50 रॉकेट से किए गए हमले की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देखिए सैन्य ठिकानों पर इस हमले को अंजाम इन रॉकेट्स के जरिए दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि दर्जनों रॉकेट निशाने पर लगे हैं और यही वजह है कि ये तस्वीरें भी जारी कर बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हिजबुल्लाह ने आयरन डोम के फेल होने का दावा करते हुए ये तस्वीरें जारी कर साफ कर दिया कि कैसे रॉकेट हमलों को अंजाम दिया गया है और टारगेट पर थे इजरायली सैन्य ठिकाने। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और अब इजराइल हिजबुल्लाह को सबक सिखाना चाहता है। आखिर कैसे इजराइल लेबनान पर हमला करेगा, उसकी रणनीति आखिर होगी क्या, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि कई विकल्प को लेकर खबरें बढ़ी हैं। जहां पहला विकल्प गाजा की तर्ज पर लेबनान पर ऑपरेशन चलाया जा सकता है। दूसरा विकल्प यह कि लेबनान के सीमित दायरे में घुसकर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। वहीं तीसरा विकल्प यह कि हिजबुल्लाह पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। हालांकि चौथा विकल्प, जहां सीमा में रहकर ही लेबनान पर भारी गोलीबारी भी संभव बताई जा रही है। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। और मनीष, सवाल यही कि आखिर किस तरीके से अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सकता है इजराइल की तरफ से, और इजराइल किस रणनीति के तहत अब लेबनान पर हमला करने की कोशिश में है? देखिए, जहां तक बात है हिजबुल्लाह की है, तो हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। अगर हिजबुल्लाह इजराइल से 20 नहीं तो 19 भी नहीं है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि इजराइल हमेशा से जहां कहता है कि हम हमास का खात्मा करेंगे, वहीं वो हिजबुल्लाह के साथ शांति समझौता कर लेना चाहता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल में, चाहे किरियात सिमोना हो, मेतुला हो, गलीली हो, इन सब इलाकों में लगातार रॉकेट से या ड्रोन से हमले किए जाते हैं। बस एक ही कमी है कि हिजबुल्लाह के पास कोई फाइटर जेट नहीं है, इसीलिए इजरायली फाइटर जेट जाकर स्ट्राइक तो कराते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि जमीन पर हिजबुल्लाह की अच्छी खासी ताकत है। लाखों की संख्या में इजरायली लोगों को उत्तरी इजराइल से डिस्प्लेस होकर सेंट्रल इजराइल में जाना पड़ रहा है। तो आप समझिए कि वहां पर स्थिति काफी टफ है। मुकाबला आप कहें तो कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में। बिल्कुल। और ये दूसरे फ्रंट में लेबनान को लेकर जिस तरीके से अभी तैयारी चल रही है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इजराइल ने अब पहली बार शरणार्थी कैंप पर भी बमबारी की है और राफा के शरणार्थी कैंप पर मिसाइल दागी है। हालांकि कैंप पर गिराया गया 900 किलो का बॉम्ब, जहां बता दें इस घातक हमले में 45 लोगों की मौत हुई और उसके बाद ये तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से अब कैंप पर वार किया गया है और राफा के शरणार्थी कैंप पर मिसाइल दागी गई है। ये तस्वीर इजराइल ने किस तरीके से शरणार्थी कैंप पर बमबारी की उसके बाद की है। और ये आपको बता दें, खबर है कि किस तरीके से इस कैंप पर वार करते हुए 900 किलो का बॉम्ब बरसाया गया और इसी घातक हमले में 45 लोगों की मौत हो गई। और बता दें, राफा कैंप पर ही एयर स्ट्राइक पर नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है, जहां कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक एक दुखद गलती थी, हमले की जांच कर रहे हैं, हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करने से पहले मनीष, एक छोटा सा सवाल, क्या यह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्ट को, क्योंकि इन तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद इस बयान का भी बहुत बड़ा मतलब? मनीष,
देखिए, कैंप के जलने की इस तस्वीर ने दरअसल पूरी दुनिया में भूचाल लाकर रख दिया है और यही वजह है कि इजराइल के सहयोगी देश भी आधे से अधिक यूरोप आज की तारीख में इजराइल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। Exactly. अमेरिका ये देख रहा है कि क्या इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है कि नहीं, और इजराइल को भी गलती माननी पड़ रही है। उनका कहना हमने बम गिराया था और बम के जो शार्पनेल है वो जाकर फ्यूल टैंक में लग गए और उसकी वजह से आग लगी और जिसमें 45 लोग करीब जलकर मर गए। बिल्कुल मनीष, और जो बात आप कर रहे हैं उसी के तहत ये इंफॉर्मेशन भी जरूरी है कि आखिर किस तरीके से अब बड़े सवाल उभर रहे हैं, क्योंकि राफा में हुए इस नरसंहार से कुछ सवाल जरूर है और वो सवाल आखिर क्या है। इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करते हुए सीधा राफा में नरसंहार, इजराइल से 5 सवाल कि आखिर निर्दोष लोगों का कत्लेआम क्यों। सवाल ये भी, ये हमास से बदला या मासूम बच्चों से लिया गया बदला। इंपॉर्टेंट ये कि आईसीजे के फैसले की अनदेखी क्यों की गई है, ये तीसरा बड़ा सवाल था। हालांकि बंधक रिहाई में ऐसे हमले क्या बाधा नहीं बनेंगे, और इंपॉर्टेंट ये कि गाजा में बारूदी विनाश आखिर कब रुकेगा। और सबसे खास बात ये, क्योंकि 24 मई को आईसीजे ने इजराइल को यह सलाह दी थी, राफा में सैन्य अभियान रोकने को कहा था, लेकिन इजराइल ने आईसीजे की सलाह को नहीं माना और इजराइल ने ऑपरेशन हमास के खिलाफ बताया है। हालांकि अब जिस तरीके से मनीष इस तमाम सवालों के बीच हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बयान और ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या वो खुद अपने एक्ट्स को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद ऑलरेडी इजराइल पर दबाव था। लेकिन हमास ने जब हमला किया तो इजराइल को एक मौका मिल गया था कि देखिए इसीलिए हमास का खात्मा करना है। लेकिन फिर कहिए कि हम इजराइल के समय शायद ठीक नहीं चल रहे थे, इजराइल ने हमला किया, उस जगह हमला किया जहां शरणार्थी कैंप थे। जबालिया कैंप के पास आप हमला करते हैं जहां पर आम लोग थे, मासूम बच्चे थे, और वो काफी संख्या में मारे गए। इसके बाद इजराइल के सहयोगी भी अब उनके समर्थन में खड़े होने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि इजराइल पर और अधिक जो कड़ा एक्शन है वो आपको इस हफ्ते देखने को मिले। अमेरिका भी बचाव की स्थिति में नहीं है और इसीलिए भले ही अब नेतन्याहू ये कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन अब इजराइल पर और अधिक दबाव बनेगा। इजराइल के लिए सबसे मुश्किल का क्षण है ये। बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन कर सकेगा पश्चिम के हथियारों का इस्तेमाल, और रूस पर हमले के लिए हथियारों के इस्तेमाल को लेकर खबर बड़ी है, जहां नेटो ने यूक्रेन को अनुमति दे दी है। और दरअसल यूक्रेन पश्चिम के हथियारों से जंग लड़ रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों ने हथियार देने से पहले एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि यूक्रेन पश्चिम से मिले हथियारों का इस्तेमाल रूसी सीमा में अटैक में इस्तेमाल नहीं करेगा और यूक्रेन महज अपने बचाव में इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। बीच बीच में खबरें आई कि यूक्रेन ने इस शर्त को तोड़ा है और रूस पर पश्चिम के हथियारों से हमला हुआ है। इस पर रूस ने भी महायुद्ध की धमकी दी, लेकिन अब नेटो ने पश्चिम हथियारों के इस्तेमाल पर लगा बैन हटाने का मन बना लिया है और नेटो का यह फैसला रूस को कैसे भारी पड़ सकता है, यही होगा सवाल। और आपको बता दें, इस फैसले से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि नेटो और रूस के बीच दो हाथ की पटकथा तैयार की जा रही है। अब रूस को आभास हो चुका है कि वो खतरे में है, इसलिए रूस भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। ब्रिटिश डिफेंस एक्सपर्ट्स ये साफ साफ कह रहे हैं कि रूस बहुत जल्द नेटो के 3 देशों पर हमले को अंजाम दे सकता है। कौन कौन से हैं ये देश और रूस की ये रणनीति आखिर है क्या, आपको हम समझाते हैं, क्योंकि रूस के निशाने पर नेटो के इन 3 देशों को लेकर ही इंफॉर्मेशन वॉल पर ये डिटेल आपके सामने रख रही हूं। और मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि कल भी हम बाल्टिक देशों की बात कर रहे थे, जहां लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया नेटो के ये छोटे देशों में जो शामिल हैं। इसको देखते हुए रूस किस रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि पुतिन तीनों देशों पर एक साथ हमले को अंजाम दे सकते हैं और जाहिर सी बात है पुतिन की तीनों देशों पर कब्जे की नीति के तहत लिए जा रहे फैसले पर दुनिया की नजर है और इस कब्जे से रूस की सीमा ज्यादा सुरक्षित भी हो जाएगी। हालांकि नेटो की जवाबी कार्रवाई के लिए भी रूसी प्लान की तैयारी बताई जा रही है। अब इस प्लान को देखते हुए कितना बड़ा खतरा इन बाल्टिक देशों पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस और ये जो 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब सोवियत संघ के हिस्से थे, अब अलग हो गए हैं। तो अलग होने के बाद आपको लगता है जैसे हम भारत और पाकिस्तान है या पाकिस्तान बांग्लादेश का संबंध है, उसी तरह का था। अब दिक्कत यह है कि इन देशों को आगे करके दरअसल नाटो बार बार ये कह रहा है कि इन पर हमला होगा, इन पर हमला होगा, इसीलिए हमें कूदना चाहिए, क्योंकि नाटो को भी एक दलील चाहिए कि हमें रूस से सीधे आमने सामने की जंग करनी है। और क्यों करनी है? क्योंकि रूस यूक्रेन में अभी खार्किव में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो रूस को जीतते हुए आप देख नहीं सकते हैं और आप नाटो कुल मिलाकर रूस को हरा नहीं सकता, क्योंकि दोनों की जंग होगी। ज़ेलेंस्की भी तो ये बात स्वीकार कर चुके हैं ना। ज़ेलेंस्की का खुद का बयान है, हालिया बयान है कि रूस का अकेले मुकाबला नहीं कोई भी देश कर सकता, इसलिए हम सबका एकजुट होना जरूरी है। क्या ये उसी का नतीजा है? देखिए, दरअसल यह है कि आज भी रूस के पास वो ताकत है कि अगर सबसे लड़ाई होगी तो पूरा महाविनाश होना है। बिल्कुल, बात ये नहीं है कि बचेगा कौन, क्योंकि इसमें बचेगा 10-20% बचेंगे, या तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर रूस और नाटो के बीच सीधी जंग होती है तो।
ठीक है, लेकिन अब महायुद्ध की आशंका के बीच जो बड़ी खबरें आ रही हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि रूस बेलारूस करेंगे संयुक्त एयर डिफेंस एक्सरसाइज। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से अभ्यास को लेकर खबर बड़ी है, जहां आपको बता दें रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से यह खबर अब सामने आई है। हालांकि ये खबरें जिस लिहाज से और जिस वक्त आ रही हैं, उनकी टाइमिंग और उनकी स्ट्रैटेजीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब रूस और बेलारूस जिस तरीके से संयुक्त एयर डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मनीष, ये भी एक बड़ा मैसेज आज के इस वॉर फ्रंट को देखते हुए जाता है, जहां टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से अभ्यास की तस्वीरें भी बाकायदा जारी कर दी जाती हैं। मनीष, बिल्कुल, देखिए इसी बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे। रूस के पास आज की तारीख में एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियार है। बेलारूस में भी रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन रखे हैं, टेक्टिकल वेपन रखे हैं। पिछले दिनों हमने दिखाया था कि कैसे रूस टेक्टिकल वेपन की प्रैक्टिस कर रहा है, नॉन स्ट्रेटेजिक वेपन की प्रैक्टिस कर रहा है। अब आप सोचिए, बेलारूस को तैयार कर रहा है, ईरान को तैयार कर रहा है, नॉर्थ कोरिया को तैयार, अगर इन सबको छोड़ भी दीजिए तो रूस अकेला इस पोजीशन में रहेगा जहां वो यूक्रेन और यूरोप के देशों के साथ टेक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर महाविनाश ला सकता है। इसी बात का अंदेशा है, लेकिन पता नहीं क्यों नेटो इस बात को समझने को राजी नहीं है, क्योंकि वो रूस को जीतते हुए नहीं देख सकता, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। नेटो समझने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके मायने हम अपने दर्शकों को जरूर बता सकते हैं, क्योंकि रूस बेलारूस मित्र देश हैं और रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती बेलारूस में की है। ये पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों देश ड्रिल अप करने जा रहे हैं। इस एयर डिफेंस एक्सरसाइज के आखिर मायने क्या है, वही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये कहना भी गलत नहीं है, रूस बेलारूस का ये गठजोड़ महायुद्ध तय है, क्योंकि एयर डिफेंस एक्सरसाइज के बहाने युद्ध की ये तैयारी है और दोनों देश अपनी हवाई ताकत का अंदाजा भी लगा रहे हैं। हालांकि अभ्यास में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से नेटो को सीधा ये संदेश है, और नेटो पर दबाव डालने के लिए रूस और बेलारूस का ये अभ्यास, उसी को लेकर मैं मनीष से कर रही थी सवाल, क्योंकि मनीष, ये समझ आ जाता है कि आखिर किस मायने के तहत इन स्ट्रैटेजिकल पोजीशंस को देखते हुए ये दोनों देश भी अपने स्तर पर पूरी तैयारी रख रहे हैं। देखिए, बेलारूस लगातार रूस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहा है। बिल्कुल, कहें तो रूस का वो एक एक्सटेंशन राज्य ही है, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं है। असल बात यह है कि बेलारूस में अगर रूस के हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, उसकी सेना है, तो दरअसल बेलारूस के बॉर्डर की वजह से एडवांटेज ये है कि बेलारूस के बॉर्डर से तुरंत ही आप बाल्टिक देश पहुंच सकते हैं, यूरोप के कई और देश पहुंच सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो रूस अपने बॉर्डर से नहीं पहुंच सकता, वो बेलारूस के माध्यम से वहां तक पहुंच सकता है, जिन नाटो देशों का अभी सपना है रूस से लड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बेलारूस रूस को कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे रहा है। बिल्कुल, अब एक और फ्रंट की बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ी खबर है, ईरान दिनों दिन अपने यूरेनियम भंडार में इजाफा कर रहा है और खमेनी ने तेजी से परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। किसी भी वक्त परमाणु बॉम्ब बना सकता है ईरान। हालांकि रईसी की मौत के बाद भी परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा, इसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। और IAEA की खुफिया रिपोर्ट से जो खुलासे हुए हैं, उस पर मनीष आपसे सवाल करूंगी, और ये डिटेल इंफॉर्मेशन भी रखेंगे सामने कि आखिर किस तरीके से ईरान परमाणु विस्तार को देखते हुए, परमाणु क्षमता को बढ़ाने को देखते हुए आए दिन बड़े फैसले ले रहा है, और अब किस तरीके से खुफिया रिपोर्ट के जरिए बड़े खुलासे भी हुए हैं। आपको जल्द बताते हैं ईरान के पास कितनी परमाणु ताकत है और वो कितने दिनों में बॉम्ब भी बना सकता है। ईरान की इसी परमाणु तैयारी आखिर निशाने पर कौन, इसको लेकर तो करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले ये तैयारी जहां ईरान ने अपना परमाणु भंडार 17% तक बढ़ाया है, और IAEA का दावा यह है कि ईरान के पास 142 किलो हथियार और ग्रेड यूरेनियम भी है। हालांकि 2015 के समझौते की सीमा से 30 गुना ज्यादा यूरेनियम ये बताया जा रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का ये अनुमान है, ईरान को एक परमाणु बॉम्ब बनाने में महज 1 हफ्ता लगेगा। अब ये अलग अलग सोर्सेज या अल जजीरा के सोर्सेज के हवाले से किए जा रहे दावे के तहत एक और पुख्ता सबूत कि किस तरीके से ईरान की परमाणु बॉम्ब बनाने की तैयारी भी अब पूरी है। मनीष, बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि ईरान के पास आज की तारीख में इतने यूरेनियम हो चुके हैं कि मुझे लगता है 1 हफ्ता तो बहुत दिन की बात है। अगर ईरान को बनाना होगा तो वो 24 घंटे में बनाकर तैयार कर देगा, या फिर क्या पता वो करके रखा हुआ है, बस आधिकारिक तौर पर कभी उसका टेस्ट नहीं कर रहा है। दरअसल ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये नहीं हो सकता है कि आप ईरान के साथ जंग करें। इसका समाधान वही था जब ईरान और अमेरिका ने न्यूक्लियर डील किया था, जिससे वो हट गए। आज की तारीख में ईरान वो कंडीशन में है जिसका पुतिन जब चाहे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। आखिर ईरान के रथ को रोकेगा कौन? देखिए, ईरान ने ड्रोन बनाया, ईरान ने मिसाइल बनाया, ईरान परमाणु बम बना रहा है। यही नया ईरान है जिसे अभी फिलहाल पश्चिमी देश समझ नहीं पा रहे हैं। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट एक्टिव हो गया है। लश्कर-ए-तैयबा का को-फाउंडर और मोस्ट वांटेड आतंकी मौलाना अमीर हमजा एक बार फिर सक्रिय हो गया है। लाहौर में ईरान के राष्ट्रपति रईसी के लिए आयोजित शोक सभा में जहर उगलता दिखा हमजा।
शोक सभा में भाषण के दौरान दुनिया को धमकी देते हुए कहा, दुनिया के सभी मुसलमान एक हैं, गलत फहमी में ना रहे दुनिया। भारत का मोस्ट वांटेड ग्लोबल आतंकी मौलाना अमीर हमजा फिर सक्रिय हो गया है और ये वही आतंकी है जिसने हाफिज सईद के साथ मिलकर मुंबई में 26/11 हमले को अंजाम दिया था। 2012 में अमेरिका ने इसे वैश्विक आतंकी घोषित किया और मौलाना अमीर हमजा एक बार नहीं बल्कि कई बार घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश में है। मौलाना अमीर हमजा कश्मीर में मौजूद आतंकियों को फंड और हथियार भी मुहैया कराता है। अब सवाल यही उठता है कि ग्लोबल आतंकी घोषित होने के बाद भी ये पाकिस्तान में खुलेआम कैसे घूम रहा है और सार्वजनिक कार्यक्रम में कैसे हिस्सा ले रहा है। लश्कर में आपसी कलह के बाद मौलाना अमीर हमजा ने अपने आप को लश्कर-ए-तैयबा से अलग कर दिया और नया आतंकी संगठन JEM बनाया। इस आतंकी संगठन का मुख्य काम कश्मीर में दहशत फैलाना है। मौलाना अमीर हमजा का टेरर प्लान आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि कश्मीर में दहशत फैलाना इसका मुख्य एजेंडा है। दहशत फैलाने के लिए नए आतंकियों की भर्ती और साथ ही POK में लॉन्च पैड पर आतंकियों की ट्रेनिंग, कश्मीरी युवाओं के ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाना और कश्मीर में आतंकियों के लिए फंड और हथियार भी सप्लाई करना। आपको यह भी बता दें कि यह खतरनाक आतंकी जो काफी दिनों से गायब था, आखिर वो है कौन? मौलाना अमीर हमजा का आतंकी प्लान, हालांकि लश्कर-ए-तैयबा का को-फाउंडर और जमात-उद-दावा का वरिष्ठ सदस्य, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला का ये रहने वाला है। 2012 में अमेरिका ने वैश्विक आतंकी इसे घोषित किया, 26/11 हमले का मोस्ट वांटेड आतंकी, और जमात-उद-दावा पर पाबंदी के बाद फंडिंग भी बंद हुई। हालांकि लश्कर-ए-तैयबा से अलग होकर इसने नया संगठन भी बनाया और नए संगठन का नाम रखा जैश-ए-मंतकफा। लाउड एंड क्लियर में आतंकी मौलाना अमीर हमजा के बाद अब रुख करते हैं देश में पड़ रही भीषण गर्मी का, और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गर्मी के कहर किस तरीके से लोगों को सता रहा है। पूरा उत्तर भारत इस समय लू की चपेट में है। राजधानी दिल्ली आग की भट्टी बन चुकी है और मौसम विभाग ने भी 29 मई तक लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कल दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री पार कर गया। हरियाणा के सिरसा में भी कल तापमान 48 डिग्री दर्ज हुआ। यही आलम अलीगढ़, जयपुर और आगरा का भी रहा। राजस्थान के जैसलमेर में तापमान 50 डिग्री पार कर गया। हमारे BSF के जवान तेज धूप और लू के बीच भी गश्त लगातार कर रहे हैं। अब सबसे पहले लखनऊ से आई एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। दिलचस्प वीडियो है ये। पूरे उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और दिन में लू के साथ साथ रात में गर्म हवाएं चल रही हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी प्रचंड गर्मी है। गर्मी बढ़ने से बिजली की डिमांड बढ़ गई है और इस वजह से ट्रांसफार्मर का लोड भी बढ़ चुका है। बढ़े हुए लोड और ऊंचे तापमान की वजह से ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। लिहाजा लखनऊ प्रशासन ने ही ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए अब कूलर लगा दिए हैं। तस्वीरें लखनऊ के जानकीपुरम की है। राजस्थान के चुरू में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है और कल दिन का तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बाहर निकलते ही ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई आग के अंगारे सिर पर गिर रहे हैं। कोई भी हमारे पास कोई परचेजिंग के लिए नहीं आता है। बहुत भयंकर गर्मी है। टॉवल लेके घूमते हैं, व्हाइट कलर का तो दिया, जो अपने जीवन रक्षक मान सकते हैं। इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 48, जो न्यूज़ के आप लोगों के अनुसार है। बाकी मेरे को तो 50 से ऊपर लग रहा है। तो घर के अंदर रहो, यही लग रहा है अभी तो बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है और अलीगढ़ में गर्मी से लोगों का कैसे बुरा हाल है, देखिए। गर्मी है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा कोई बाहर निकलना नहीं चाह रहा, लेकिन मजदूर वर्ग तो निकलेगा ना, उसके लिए क्या है। लोग अभी काम के लिए निकल रहे हैं तो ये इतनी मोटी तौलिया लेकर के निकल रहे हैं जिससे कि कुछ राहत हो जाए। और आँखों पे गॉगल्स लगा रखी है इसलिए कि जो आँखों पे प्रभाव पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, आँखें खोल ही नहीं सकते। दिल्ली और हरियाणा के साथ जम्मू में भी भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में कैद हो गए हैं। देश के अलग अलग कोनों के साथ जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो जम्मू संभाग में भी लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ की अगर बात की जाए तो तकरीबन 44 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरीके से गर्मी जो है वो रहने वाली है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को ये एडवाइस की गई है कि अपने घरों से तभी बाहर निकले जब कोई ज़रूरी काम हो। आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर इस भीषण गर्मी से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। कई लोग जो है वो
यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि भीषण गर्मी से बचा जा सके। और यहाँ पर जो जूस है, ठंडी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर खा रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो हैं वो जम्मू के अलग अलग पर्यटक स्थल पे जा रहे हैं ताकि भीषण गर्मी से बच सके। लेकिन आपको बता दें कि पर्यटक स्थल जो जम्मू के अलग अलग पर्यटक स्थल है, वहाँ पर भी जो गर्मी है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। कुछ और अब आपको बताते हैं कि कैसे आसमान से आग बरस रही है, क्योंकि देश के 47 शहरों में तापमान 46 डिग्री पार है और मई से ज्यादा गर्मी जून में पड़ने की भी आशंका है। राजस्थान का फौलादी देश का सबसे गर्म शहर है और साथ ही फौलादी में पारा आपको बता दें 49.4 डिग्री दर्ज किया गया है। 16 मई से हीट वेव का दौर अब तक जारी है और 30 मई के बाद भी पारा गिरने की उम्मीद है। गर्मी से राहत कब मिलेगी, यही इस वक्त का भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देश में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्फॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में डिटेल आपके सामने और अगले 5 दिनों में केरल में मॉनसून सक्रिय भी हो जाएगा। आपको बता दें सामान्य से 106% ज्यादा बारिश की उम्मीद जताई जा रही है और रेमल तूफान की वजह से भी आपको बता दें कि अब मॉनसूनी धाराओं में मजबूती देखी गई है। हालांकि देश के उत्तर पूर्व में सामान्य से कम बारिश होगी ये बताया जा रहा है। गुजरात, झारखंड, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि यह भी इंपॉर्टेंट है कि अभी गर्मी से लोगों को कब राहत मिलेगी और इस वक्त जो हालात हैं उसको देखते हुए लोग अपने अपने स्तर पर गर्मी से राहत पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देश में प्रचंड गर्मी पर मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है, हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली इन दिनों तप रही है और तापमान जो है वो कल का 48.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो मंगेशपुर, नजफगढ़ 48.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं उनकी भी वही स्थिति है। राजस्थान में इतना बुरा हाल है कि लोगों के लिए बाहर निकलना तक मुश्किल। क्या रहेगा, आने वाले दिन कैसे होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं जो कि IMD में सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सर, क्या रहेगा आने वाले दिनों में, क्या रहेगा दिल्ली और आसपास के इलाकों का तापमान कैसा? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं तो सेम कंडीशंस है राजस्थान से लेके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पे जो टेम्परेचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा है। इवन 45 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हो चुकी है और कुछ हिस्सों में 47 से भी ज़्यादा है, इंक्लूडिंग NCR दिल्ली। तो हमारा अनुमान क्या है कि आने वाले 2 दिनों में जो सिनेरियो चल रहा है वो वैसा ही रहेगा। इसके लिए हमने पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, NCR दिल्ली, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश, स्पेसिफिकली वेस्ट मध्य प्रदेश, इसमें हमने 2 दिन के लिए रेड अलर्ट दे रखा है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें आज रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष पर हम आपको गृह मंत्री अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे। इस इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर कहा कि केजरीवाल को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि वो जेल क्यों जा रहे हैं। TV9 के इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के CM को अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो जेल जाएंगे, इसी तरीके से तो उनकी पार्टी को झाड़ू लगा दी जाएगी। अब मुझे लगता है कि अरविंद जी ने जेल क्यों जा रहे इसकी मीमांसा करनी चाहिए और अपना उत्तराधिकारी कौन होगा वो तय करना चाहिए। अभी उन्होंने फिर से 7 दिन का और एक्सटेंशन मांगा है। क्या लगता है आपको, इससे बीजेपी को कोई खतरा है? हमें क्या खतरा हो सकता है भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है।